तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट उचीहा के बारे में, जिसको मादरा उचीहा ने खुद ट्रेन करा था। ठीक है, ओबिटो उचीहा के बारे में। ये लेजेंडरी उचीहा है जिसने एक बहुत यंग एज में ही मिनाटो जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा के अगेंस्ट फाइट करी हुई है और वो सरवाइव कर गया था। ठीक है, ये माना जाता था कि देखो, अभी हम इसकी पावर लेवल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पर उससे थोड़ा सा पहले हम इसकी लाइफ के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लाइफ में जैसे ओबितो उचिहा ने थर्ड ग्रेट शिनोबी वर्ल्ड वॉर में ऐसा माना गया था कि ये मर गया है। ठीक है, पर इसको बचा लिया गया था। मादरा और वाइट जेत्सु ने इसको बचा लिया था और उसके बाद इसको मादरा ने ट्रेन करा। ठीक है, मादरा ने इसको एक साल में इतना पावरफुल कर दिया था, क्योंकि जब हमने इसको शुरू में देखा है ना, इसके सो कॉल्ड डेथ से पहले वाला सीन जो हमने देखा है, तो ये लिटरली हम मान सकते हैं कि ककाशी के लेवल का था। उस समय के ककाशी के लेवल का था, बचपन के ककाशी के लेवल का था। पर जो एक साल बाद इसको जब ट्रेन कर दिया था मादर ने पूरी तरीके से ना, तो ये बंदे ने लिटरली मिनाटो के अगेंस्ट 1-on-1 फाइट करी थी। और ये इतना पावरफुल था कि ये कोरोमा जैसे पावरफुल समन को यूज़ कर सकता था। और इस पे इतनी इंटेलिजेंस थी, इतना पावर लेवल इंटेलिजेंस था इसका, इतना आईक्यू था कि ये बंदे ने लिटरली जो कुरोमा की सील थी ना, कुशिना उजुमाकी के ऊपर जो सील थी, उसको रिवर्स कर दिया था। और इसको ये बात पता थी कि बर्थ के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद जब बर्थ होने वाला होता है तो उस समय ये सील सबसे वीकेस्ट अपने फॉर्म में होगी। तो इसने पर्टिकुलरली प्लान करके उसी समय पे अटैक करा था। और यही वो बंदा था जिसने अपने आप को मादरा बोल के फोर्थ ग्रेट शिनोबी वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करवाया था। ठीक है, तो थोड़ा बात कर लेते हैं इसकी पास्ट स्टोरी के बारे में। देखो, जो ओबिटो उचिहा था ना, ओबिटो उचिहा के हमने कभी पेरेंट्स वगैरह देखे नहीं, तो हमने यही देखा हुआ है कि इसकी एक ग्रैंड मदर थी। ठीक है, और हमने देखा हुआ है कि इसका जो ड्रीम था सेम नारुतो जैसा था कि इसको एक होकागे लेवल बनना था। ठीक है, होकागे बनना था। और इसकी लाइफ लॉन्ग वन साइडेड राइवलरी थी ककाशी के साथ। देखो, ककाशी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोजेनी था अपने टाइम का। तो ये बंदा लिटरली उससे सिर्फ कहने के लिए अपने आप को उसका राइवल मानता था, पर ट्रू टैलेंट में देखा जाए तो ककाशी ने इसे कई बार सरपास कर दिया था, कहीं पहले ही सरपास कर दिया था। और क्योंकि इसकी शारिंगन इतनी लेट तो नहीं कहेंगे, पर इतना टाइम बाद अनलॉक हुई थी, तो इस बंदे को लिटरली इस बात का बुरा लगता था। और इसकी जो टीम थी उसमें मिनाटो की जो टीम थी उसी का ये पार्ट था, उसमें ककाशी और रिन इसके साथ के दूसरे मेंबर्स थे। ठीक है, और देखो, अब बात कर लेते हैं कि जब ये मादरा से मिला तो मादरा ने इसको रेस्क्यू करवाया वाइट जेत्सु के थ्रू। ठीक है, और ये बूढ़ा वाला मादरा था जिसको हमने देखा, और इसको ना उसने एक ऐसी जगह पे ट्रेन करा जहाँ पर एक साल के अंदर इसको सिग्निफिकेंटली मोर पावरफुल बना दिया गया था। ठीक है, और हमने देखा हुआ है कि इसकी आधी बॉडी वाइट जेत्सु की है, जो हाशिरामा सेल से बने हैं बेसिकली। इसीलिए जो इसकी मांगी की शारिंगन है ना, वो बहुत ईजिली खराब नहीं हो पाती है, खराब नहीं हो जाती है। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मांगे के शारिंगन का यूसेज हमने इसी का देखा है, पर इसकी मांगे के शारिंगन ब्लाइंड क्यों नहीं हुई, उसका यही रीज़न था क्योंकि ये बंदे का लिटरली हाशिरामा के सेल्स थे जो उसको बार बार रिप्लेनिश कर दे रहे थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी फाइटिंग एबिलिटीज़ के बारे में। देखो, गेनिन जब ये था ना, तो इसकी फाइटिंग एवरेज थी। ठीक है, बिलो एवरेज थी, क्योंकि ये ककाशी जैसे कैरेक्टर से बहुत इजीली हार जाता था। पर जैसे कि मैंने बताया कि जब इसने मादरा को इसका ट्रू पोटेंशियल दिखाया ना कि कितना पावरफुल है, और इसका अपना अप्रेंटिस उसे बनाया, अपना डिसाइपल बनाया, तो उसके बाद हमने देखा हुआ है कि ये लिटरली ये बंदा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट के साथ आया गया था उसके बाद। और मादरा ने इसकी एबिलिटी को बोला था कि ये एक लेट ब्लूमर है, मतलब ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकता है, पर ये इसको कुछ टाइम लगता है उस चीज़ को पाने में। देखो, हमें पता है कि कोरोमा 9 टेल्स को समन करना वन ऑफ द टफेस्ट टास्क है। ठीक है, उसके साथ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाना वो भी बहुत टफ है। और लिटरली एक होकागे से 1-on-1 फाइट करके जिंदा बचना वन ऑफ द हाइएस्ट टफेस्ट टास्क जो कर सकता था। और ये बंदे ने लिटरली 14 साल की उम्र में ये सब करा था। ठीक है, टीनेज के टाइम में हमने जब इसको देखा है ना, तो ये बंदे ने, देखो, जब मिनाटो ने इसको देखा ना और इसकी फीट्स देखी थी, टोबी की फीट्स जब देखी थी, क्योंकि मैं टोबी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय उसे पता नहीं था कि ओबिटो कौन है। तो जब उसकी फीट्स देखी थी ना, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बंदा आया था जो इतना पावरफुल है, वो था मादरा उचिहा। तो जस्ट इमेजिन कर लो कि मिनाटो जैसे बंदे को, जिसको इसका नाम नहीं, इसके बारे में उस समय इसको पता नहीं था, उसने इसको कैटेगराइज करा मादरा के लेवल का स्टेट। ठीक है, और हमने देखा हुआ है कि ये बंदे ने ना
काफ़ी काफ़ी तगड़े फीट्स दे रखे हैं, बहुत वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीट्स दे रखे हैं ये किलर बी के अगेंस्ट। किलर बी और बहुत सारे टॉप शिनोबीज थे कोनोहा के, उनके अगेंस्ट ये सिंगल हैंडेडली फाइट कर रहा था, ठीक है। इस बंदे ने लिटरली काबूटो की मदद लेके पांचों के पांच ग्रेट जो विलेजेस थे उनके अगेंस्ट एक वॉर स्टार्ट कर दिया था। और अगर देखा जाए तो ये लगभग एक तरीके से वॉर जीत ही रहा था, ये हार नहीं रहा था। अब देखो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके चक्रा और फिजिकल पैरालिसिस के बारे में। देखो इसका चक्रा रिजर्व जब से इसको वाइट जेत्सु की हाफ बॉडी मिली थी ना, तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चक्रा रिजर्व की साइड चला गया था, क्योंकि वो जो वाइट जेत्सु की बॉडी है ना वो हाशिरामाज है, हाशिरामा के सेल है बेसिकली। और इसी वजह से इसके पास एक चक्रा एब्जॉर्प्शन की पावर भी थी, हमने इसको देखा है यूज़ करते हुए कि ये चक्रा एब्जॉर्प्शन भी यूज़ करता है। और ये टाइजुत्सु में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बनता था, जो ककाशी से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लगभग बराबर था। और ककाशी का हमने हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखा हुआ है कि उसने दो लिटरल अकात्सुकी के दो स्ट्रॉन्गेस्ट ज़ॉम्बी से फाइट करी हुई है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, ठीक है। और बॉडी मॉडिफिकेशन की बात करें तो बॉडी मॉडिफिकेशन में इसकी जो राइट साइड की बॉडी थी वो क्योंकि मिशन के टाइम पे डैमेज हो गई थी, वो बोल्टर के नीचे आके डैमेज हो गई थी, तो इसकी पूरी लेफ्ट राइट साइड की जो बॉडी थी वो वाइट जेत्सु की ही बनी हुई थी, ठीक है। और वो आर्टिफिशियल लिम्स थे तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर गए थे और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल कर दिया था उसकी बॉडी को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं निंजुत्सु के बारे में। देखो निंजुत्सु के बारे में बात करें तो इसने वेरियस काइंड ऑफ निंजुत्सु सीखे थे माद्रा से, ठीक है। ये बैरियर निंजुत्सु में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट था और ये बैरियर निंजुत्सु को बहुत तगड़े तरीके से समझ सकता था। और उचिहास क्योंकि सबको पता है कि उनका जो फायर स्टाइल निंजुत्सु होता है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो उसी की तरह। और इसका फायर स्टाइल ना हमने कई बार देखा है कि एक इसका फायर स्टाइल था फायर रिलीज ब्लास्ट वेव वाइल्ड डांस। इसमें हमने देखा है कि ये अपने कामोई की हेल्प से पूरा एक तरीके से लिटरली स्वॉर्म, एक तरीके से टोर्नेडो ऑफ फायर रिलीज कर देता है उस एरिया में, ठीक है। और हमने इसका देखा है कि इसका नेचुरल, क्योंकि एक उचिहा इसका एक नेचुरल एपेटाइट फायर रिलीज का ही था, और इसकी बहुत यंग एज में हमने देखा है कि ये जाइंट फायर बॉल टेक्निक्स का यूज़ कर पाता था, ठीक है। और इसकी मांगेक्यो शारिंगन एबिलिटी जैसे हमने देखी हुई है, कामोई को यूज़ करते हो फायर ब्लास्ट वेव वाइल्ड डांस जो टेक्निक है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फायर रिलीज टेक्निक्स है, ठीक है। और क्योंकि इस पे वाइट जेत्सु था तो ये वुड स्टाइल भी यूज़ कर सकता था, क्योंकि वुड स्टाइल बेसिकली वाटर और अर्थ चक्रा का कॉम्बिनेशन है। पर क्योंकि इस पे हाशिरामास के सेल्स थे तो ये वुड रिलीज को भी नेक्स्ट लेवल पे यूज़ कर पाता था, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं इसके शुरिकेन जुत्सु के बारे में। बेसिकली शुरिकेन जुत्सु के बारे में तो हमने इसको देखा हुआ है कि इसने शुरिकेन जुत्सु को ना बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ करा हुआ है। इसने कामोही डायमेंशन से बड़े बड़े शुरिकेन्स का यूज़ करा हुआ है, मल्टीपल शुरिकेन्स को यूज़ करा हुआ है कामोही की मदद से, ठीक है। और इसकी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी ही कामोही है, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। डो जुत्सु के बारे में बात कर लेते हैं। इसके डो जुत्सु जो है इसके पास जब इसने अपनी पहली बार शारिंगन अनलॉक करी थी तो 2 टोमे शारिंगन पे अनलॉक करा था इसने, ठीक है। मतलब 1 टोमे 2 टोमे 3 टोमे जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि किस पे कितनी मास्टरी है शारिंगन की, ठीक है। जो 3 टोमे वाले होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मास्टरी रखते हैं और 1 टोमे से, ठीक है। तो इसने जब पहली बार अनलॉक ही करी थी ना तो ये 2 टोमे डायरेक्टली अनलॉक करी थी कि इसकी मास्टरी इस लेवल पे थी। और हमने इसको देखा है कि जब इसने रिन की डेथ देखी उसके बाद इस बंदे ने मांगेक्यो शारिंगन अनलॉक कर दी थी। मांगेक्यो शारिंगन कामोही एबिलिटी थी उसकी मांगेक्यो शारिंगन पे, जो इसकी जो राइट साइड की मांगेक्यो शारिंगन थी उसके पास क्लोज रेंज कामोही थी। अभी हम सिर्फ क्लोज रेंज कामोही की बात करेंगे। अगर आपको पूरी कामोही के बारे में जानना है जो ककाशी के पे थी तो मैं यहाँ पर ककाशी वाली वीडियो लिंक कर दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और सिर्फ मांगेक्यो उसके बारे में जानना है तो मैं एक वीडियो का लिंक यहाँ पर कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पर जाके सारी मांगेक्यो शारिंगन्स के बारे में जान सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं कामोही के बारे में। कामोही एक स्पेस टाइम निंजुत्सु है, ठीक है। स्पेस टाइम निंजुत्सु है और ये मिनाटो का जो फ्लाइंग राइजिन है ना लगभग उससे भी ज़्यादा वर्सिलिटी रखता है, क्योंकि जो इसके पास क्लोज रेंज कामोही थी ना वो सबकॉन्शियसली वर्क करती है। अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो मैं बता देता हूँ, जब पहली बार इसकी मांगेक्यो शारिंगन अनलॉक हुई थी ना तो जब ये रिन को टच करने जाता है तो वो रिन के आर पार निकल जाता है, क्योंकि इसकी मांगेक्यो शारिंगन सबकॉन्शियसली इसको कामोही डायमेंशन में किसी भी थ्रेट के अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो इसको खुद से उसको बंद करना पड़ा, उसके बाद ही ये
से रिन को टच कर पाया। तो ऐसी एबिलिटी जो लिटरली तुम्हें किसी और डायमेंशन में गायब होने देती है और तुम्हें इंटेंजिबल बना देती है, मतलब तुम्हें टच नहीं होने देती है। और इसकी शारिंगन की जो कामोई थी वो शॉर्ट रेंज थी, ये अपने आप को और किसी भी चीज़ को टच करेगा, उन चीज़ों को ये दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल करवा सकता था। और इसका फाइटिंग स्टाइल ना बेसिकली इसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो गया था। और ये बंदा ना फाइट करते हुए लिटरल नो डिफेंस पे फाइट करता था, क्योंकि ये इंटेंजिबल है, इस पर कोई वेपन टकराएगा ही नहीं, तो इसको ज़रूरत ही नहीं थी अपने आप को डिफेंड करने की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, इसको हमने देखा हुआ है रिनेगान के साथ भी। ठीक है, जब नागाटो मर गया था उसके बाद ओबिटो ने उसकी एक रिनेगान ले ली थी और अपनी लेफ्ट आई सॉकेट में लगा दी थी। ये एक तो ओरिजिनल वेल्डर नहीं था रिनेगान का, ऊपर से ये सिर्फ एक बार में एक ही रिनेगान यूज़ कर पाता, क्योंकि इसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, मेंटल कैपेबिलिटी नहीं थी, फिजिकल पैरालिसिस नहीं था कि ये दोनों रिनेगान को साइड बाय साइड यूज़ कर सके। तो हमने देखा हुआ है कि ओबिटो ने 6 पाथ टेक्निक्स का यूज़ करा हुआ है। ठीक है, इसने आउटर पाथ को समन करा हुआ है, जिसको हम गैडो स्टैचू भी कहते हैं, इसने गैडो स्टैचू को समन करा हुआ है। और हम इसने 6 पार्ट टेक्निक्स को भी यूज़ करा हुआ है, जिसमें से हमने इसका देखा हुआ है कि इसने आउटर पाथ को यूज़ करके डायमेनिक स्टैचू, जिसको हम गैडो स्टैचू भी कहते हैं, इसने गैडो स्टैचू को भी समन करा हुआ है। और इसने किंग ऑफ हेल को भी समन करा हुआ है। ठीक है, जिससे इसने लाइफ एक्सचेंज करी थी। ठीक है, और इसने मादरा को रिने रीबर्थ जुत्सु से वापस भी लाया है। और जब इस पर रिनेगान थी ना, तो इसने 6 पाथ ऑफ पेन भी बनाए थे अपने वाले, जो इसके पर्टिकुलर खुद के 6 पाथ ऑफ पेन थे, जिसमें इसने 6 जिंजुरी की इसको रीइंकारनेट करा था और उनके टेल्ड बीस्ट का यूज़ करा था। ठीक है, और इसके इंटेलेक्ट तुम और इसका गेंजुत्सु पहले से इस लेवल पे था ना कि इसके गेंजुत्सु को कोटोमात्सु कामी के लेवल का माना जाता है, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि जो यागरा था, ठीक है, 3 टेल्ड बीस्ट का जो वो 3 टेल्ड बीस्ट का जिंजुरी की यागरा था, उसके ऊपर इसने जो निंजुत्सु डाला था ना, जो गेंजुत्सु डाला था, वो लिटरली इतना पावरफुल था कि वो सालों साल तक किसी ने ब्रेकआउट नहीं करा उससे। और खुद यागरा, क्योंकि वो परफेक्ट टेल्ड बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर सकता था, उसके टेल्ड बीस्ट तक उसको उस गेंजुत्सु से बाहर नहीं निकाल पाए। तो इसका गेंजुत्सु पैरालिसिस तुम समझ सकते हो कि इस लेवल पे था। इसके इस गेंजुत्सु को हम लगभग कोटोमात्सु कामी के लेवल का मानते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस की बात करें तो हमने देखा हुआ है कि इसका इंटेलिजेंस भी वन ऑफ द बेस्ट था, क्योंकि इसने किसी भी अपोनेंट का एडवांटेज, वीकनेस, ये सब बहुत ही इजीली जज कर लेता था। क्योंकि हमने देखा हुआ है जब ये शुरू में नागाटो के पास गया था आकात्सुकी ज्वाइन करने के लिए, उस समय नागाटो ने याहिको ने इसको अप्रूव नहीं करा था, पर याहिको के मरने के तुरंत बाद ये वापस नागाटो के पास गया, क्योंकि इसको पता था कि उस समय वो वर्नेबल स्टेट में है और वो इसको एक्सेप्ट जरूर करेगा। तो इसका आईक्यू, इसको बैकअप प्लान्स जो इसने बनाए थे, इसका आईक्यू, इसका ट्रमेंडस टेक्निक्स, देखो खुद सुनाडे ने कहा था कि ये मादरा उचिहा के लेवल का इन्फ्लुएंस रखता है वर्ल्ड पे, क्योंकि इसको पता था कि ये सिंगल हैंडेडली वॉर स्टार्ट नहीं कर सकता, तो इसने मादरा का नाम लेके वॉर स्टार्ट करा, क्योंकि सबको पता था कि मादरा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा है और इसकी टेक्निक उस लेवल पे थी कि लोगों को लग भी रहा था कि ये मादरा उचिहा है। ठीक है, खुद मिनाटो तक ने बोला है कि जो इसकी फीट्स हैं उसके हिसाब से देख के इसने उसको क्लासीफाई करा था मादरा लेवल थ्रेड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका जिंजुरी के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। देखो, ये पहला ऐसा बंदा था जिसने 10 टेल जिंजुरी की फॉर्मेशन हमें दिखाया, ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाया। ठीक है, 4th ग्रेट निंजा वॉर में। और ये इसने क्या करा, इसकी जो प्रीवियसली डैमेज बॉडी थी वो पूरी तरीके से हील हो गई थी, ये मच फास्टर, मच स्ट्रॉन्गर बन गया था, यहाँ तक कि हाशिरामा और टोबिरामा के लेवल की स्पीड, टोबिरामा के लेवल की स्पीड को ये ईजिली मैच कर पा रहा था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा इसके पावर के बारे में। इसको सो कॉल्ड, इसकी इमेंस पावर इतनी सारी थी ना कि इसको गॉड ऑफ शिनोबी कह दिया गया था। और खुद हाशिरामा ने बोला था कि ये मेरे से भी ज़्यादा पावरफुल है इसकी करंट स्टेट में। ये 10 टेल्स में होने के बाद ये फ्लाई कर सकता था बहुत इजीली, चक्रा आर्म्स का यूज़ कर सकता था। और हमने इसे देखा हुआ है कि ये इन्फिनिट सुकुयोमी भी इसने परफॉर्म करी थी उस समय। ठीक है, पर क्योंकि 10 टेल्स का जो नेचर था वो इतना वायलेंट था, उतना कॉम्प्लिकेटेड था, तो वो इजीली कामोई यूज़ नहीं कर सकता था इस फॉर्म में, और इस फॉर्म में वो कामोई को यूज़ भी नहीं कर पा रहा था। अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, जो थे ट्रुथ सीकर ऑब्स। हमने देखा हुआ है कि ये ट्रुथ सीकर ऑब्स को कंट्रोल कर सकता है। ट्रुथ सीकर ऑब्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एलिमेंटल चक्रा रिलीजेस एंड यिंग प्लस यांग रिलीज। यिंग यांग रिलीज
को मिक्स करो 5 नेचर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, तब बनते हैं ट्रूथ सीकर ऑर्ब्स। और जब ये 10 टेल जिंजरी के फॉर्म में था, इसका मेन वेपन ही ट्रूथ सीकर ऑर्ब्स थे, ठीक है। और हमने देखा हुआ है कि ट्रूथ सीकर ऑर्ब्स को कंट्रोल करना या बनाना, 5 के 5 एलिमेंटल चक्रास को मिलाना, उसके ऊपर यिंग प्लस यांग रिलीज को मिलाना और एक प्राइमरी वेपन बनाना, वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स थी जो हमने देखी हुई है पूरे नारुतो यूनिवर्स में। ट्रूथ सीकर ऑर्ब्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट निंजुत्सु है जो हमने अभी तक देखा हुआ है, ठीक है। हमने देखा हुआ है इसने स्वॉर्ड ऑफ नोनोबुको बनाई, जिसको लिटरली बोला जाता था कि ये वर्ल्ड चेंजिंग स्वॉर्ड थी, ऐसी तलवार जिससे खुद सेज ऑफ 6 पाथ ने पूरी दुनिया को बदला था, ठीक है। तो इसका पावर लेवल तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था, ठीक है, ओबिटो उचिहा। और ये लिटरली ना, ये बंदा इतना पावरफुल था कि ये इजीली किसी भी बंदों को 1-on-1 फाइट में हरा सकता था। ओबिटो वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, ओबिटो वॉज द वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर जो हमने पूरे नारुतो में देखा, ठीक है। इस बंदे ने सिर्फ 1 साल ट्रेन होके 14 साल की उम्र में मिनाटो जैसे स्ट्रॉन्ग होकागे को टक्कर दी है, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन करो अगर ये लॉन्ग टर्म फाइट करता तो कितना पावरफुल हो जाता। तो गाइज यही वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए और वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।